गुजरात समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वाइब्रेंट गुजरात समिट से वो ये है, यूएई भारत में भी कई समझौते होंगे। तो गुजरात समिट जो हो रहा है उसमें 10 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई गई। भारत यूएई के बीच दोस्ती की डील हो रही है, क्योंकि देखिए यूएई और भारत के बीच में संबंध गहरा रहे हैं और खाड़ी देशों में सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएई भारत के लिए। और क्या कुछ समझौते हुए हैं अब तक और आगे क्या उम्मीद है, संभावनाएं हैं, आपको बताने जा रहे हैं। 2022 का कारोबार आपको बता रहे हैं सालाना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अभी 85 अरब डॉलर है। इसके अलावा 100 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी 5 सालों तक। यूएई का निवेश जो है वो भी आपको बता दें चौथा सबसे बड़ा निवेशक रहा है, 3 अरब डॉलर। भारत का जो निर्यात है उसमें समझौता देख लीजिए क्या है, 31.3 अरब डॉलर और दिरहम में, रुपए दिरहम में जो कारोबार होता है। अब मंजूरी क्या है, यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट से भुगतान, ये भी मंजूरी है। तो ये जो दोस्ती की डील है इससे कई संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। ये दोस्ती से लेकर सनातन आस्था तक पहुंची है। हमारे साथ दीपक वोरा भी जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक वोरा साहब, ये उम्मीद है कि 100 बिलियन डॉलर तक अगले 5 सालों में यूएई और भारत के बीच में साझेदारी बढ़ेगी, व्यापारिक साझेदारी बढ़ेगी। यानी दोनों ओर से ये बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि दोनों पार्टनर्स बहुत अहम हैं। बिल्कुल स्पष्ट बताया है आपने, बहुत सही तरह से कहा है। मैम अभी हाल ही में मैं गुजरात में गया था, वहाँ गिफ्ट सिटी गया था, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस हाईटेक सिटी बन रही है। अगर मैं विदेशी होता, जितनी मेरी पूंजी है सब वहां लगा देता। इट इज नथिंग लाइक यू हैव सीन इन द वर्ल्ड। वो इस दुनिया से बाहर का एक कॉन्सेप्ट है जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंप्लीमेंट किया। तो वहां पे भी जाएंगे, देख के आएंगे। और अगर आज मुझे पैसा लगाना है, मैम बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ। कैपिटल जो है ना, पैसा, वो डरपोक है और भूखा है। वो वहीं जाएगा जहां उसको सुरक्षा मिलती है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, बढ़ते हुए हर साल बढ़ता जाता है क्योंकि वहां सुरक्षित है और उसको मोटा होने की, बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आप देख रही हैं यूएई को सिक्योरिटी चाहिए मैम। इंडिया सबसे रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर। याद है आपको रफाल जहाज जब हमारे आए थे, मिड एयर रिफ्यूलिंग कहां की थी, एक स्टॉप कहां पे था, यूएई में। तो ये चीजें हम सब देखते हैं किस तरह से डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब हमारे साथ जेद्दा से मौजूद हैं। दशकों से जेद्दा में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, लेकिन उनके दिल में भी भारत बसता है। आज जब भारत की ये धमक, पूरी दुनिया इसका लोहा मानती हुई नजर आती है, आसिफ साहब, तो आपको कैसा लगता है और क्या आप सबसे बड़ी वजह मानते हैं? जिस रिलायबिलिटी फैक्टर का भी जिक्र किया दीपक वोरा साहब ने, वो लगातार बढ़ता जा रहा है भारत को लेकर। सबसे पहले मैं बताऊं कि सीना जो है वो चौड़ा होता है जब अपने मुल्क को, भारत को, वहाँ की लीडरशिप्स को और वहाँ के जब आप विदेश में रहते हैं और जब आप देखते हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट्स, आप देखें एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ सालों में कि कितनी हमारी जो विदेश नीति, खास तौर से मैं बोलना चाहूंगा, ऐसी रही कि लग रहा है कि आप G20 देखें, उसके बाद सारे प्रोग्राम्स देखें और पूरी दुनिया जो है वो एक सारे सितारे जो है वो हिंदुस्तान की धरती पे मौजूद हो जाते हैं। और ये डर नहीं होता है इरशाद साहब, ये डर नहीं, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये एक दूसरे के लिए खड़े होने की। हाँ, जरा से मुझे बताने दीजिए, मैं इस पे इसलिए कह रहा हूँ कि डर होता ना, तो आप देखें कि इसमें डर मुझे लग रहा है इरशाद साहब और उनकी टीम लग रही है, उनकी वहाँ के लोग, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप इतनी तरक्की की तरफ जा रहा, मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम कंट्रीज में किस तरीके से एक दबदबा बन रहा भारत का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, भारत का, हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का। और जब जो कैप्टन होता है किसी टीम का तो बाय डिफॉल्ट उसकी होती बात, लेकिन मैं अपने पूरे मुल्क की बात करूंगा, किसी इंडिविजुअल की नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दबदबा देख रहे हैं और वैसे में अगर इरशाद साहब इसको डर का नहीं कहते, इसको दबदबा नहीं कहते हैं, इसको दबदबा नहीं कहते हैं, आपकी बेवकूफी, आपकी सोच कहते हैं। ये सोच ही है। देखिए G20 भी किया आपने, G20 भी आप तथ्य नहीं होते, जब फैक्ट्स नहीं होते तो फिर आदमी बदजुबानी पर उतर जाता है। जब फैक्ट्स नहीं होते तो आदमी बदजुबानी पर उतर आता है। एक बार फिर इरशाद साहब आपने साबित कर दिया। मैं आपको कर रहा हूँ कि बात यह है कि आपकी सोच है, जो गलत सोच है वो उसको संभालिए। आपने G20 भी किया, आपने पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया। आप गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं सर, आप गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं।
आप ये बताएं कि आपके मुल्क में कितनी माइनॉरिटीज थी, आज 3% से भी कम हो गई, वो कहाँ के सब लोग। अब आप कह रहे हैं कि डर डर डर, अरे भाई पूरी दुनिया से लोग आज हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं बिजनेस को लेके, प्यार मोहब्बत के लिए। आपको हर चीज में डर नजर आ रहा है भाई, डर मुझे आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान क्यों तरक्की कर रहा है। अरे भाई करने दो ना, आप भी करो, हम को एक्सिस्टेंस की बात करें ना, आप भी करो, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी कुछ वैसी हो जाए, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी कुछ वैसी हो जाए, आप भी तरक्की करो। आपके मुल्क में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है? आपके मुल्क में मंदिरों की हालत क्या है? आप जानते हैं खुद, वहाँ माइनॉरिटीज की हालत हमें बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन खबरें आती हैं कि आप किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने अल्पसंख्यकों को।